दिस इज़ विनोद मिश्रा, रीजनिंग एजुकेटर। आज इस क्लास में हम आपके सामने बहुत सारी बातें करने आए हैं, बहुत सारी डिस्कशन करने आए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आप सपोज़ करिए एसएससी की प्रिपरेशन करेंगे या बैंकिंग की प्रिपरेशन करेंगे, इवन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप प्लान करें, ये सब सारी बातें डिस्कस करने के लिए हम आए। आज के डेट में जो देखा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअली क्या है, एक सटीक स्ट्रैटेजी के अभाव में या एक अच्छे प्लानिंग के अभाव में वो अपने सिलेक्शन, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो आज का जो मेरा यहाँ पे ये जो वीडियो क्लासेस की बात अगर आप करेंगे तो मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पे ये है, क्या हम जैसे क्या प्लानिंग लेके चलें, आखिर क्या स्ट्रैटेजी लेके चलें। क्योंकि मैं आपको बता दूँ 10 से 15 साल मेरा शिक्षण अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है, ये चीज़ मैं आपके सामने आज शेयर करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल यकीन से, बिल्कुल रिलैक्स होकर हम आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन आज कंसर्न हमारा टॉपिक ये है, जिसे कहने का मतलब क्या है, हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन। ये एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए आप कैसे क्रैक करें, इसके लिए क्या प्लानिंग चलें, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं तो सिर्फ रीजनिंग का ही टीचर हूँ, बट एक्चुअली क्या है, मैं आपके सामने आज बिल्कुल डिटेल से सारे सब्जेक्ट की चर्चा करने के लिए आए हैं। जो आपके मैथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके इंग्लिश में क्या प्लानिंग होनी चाहिए। रीजनिंग की बात अगर आप करेंगे तो रीजनिंग तो मैं आपके डिफरेंट वीडियो आपके सामने डालता ही रहूँगा। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी। बच्चों, ये एसएससी की बात अगर आप करेंगे तो ये एसएससी मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस की बात अगर आप करेंगे तो आप ये बता दो, एसएससी में 3 टाइप के वैकेंसी आते हैं। 3 टाइप के वैकेंसी आते हैं, जिसमें कि आप कहते हैं 10+2। 10+2 का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे आप इसमें पहले तो ये मैट्रिक स्तरीय हुआ करता था, बट ये इंटर स्तरीय होता है। यानी 10 के बाद 10+2 पास जब स्टूडेंट कर जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क। इसके बाद स्टेनो की अलग से वैकेंसी आती है। इसके बाद स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की अलग से आती है, सीपीओ की अलग से आती है, डेटा ऑपरेटर की अलग से आती है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे वैकेंसी आपके सामने आते हैं। और अंत की बात अगर आप करेंगे तो इसमें एक सबसे जो अहम होता है ये स्टूडेंट के लिए, जिसको कि आप कहते हैं 10+2+3 यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी CGL। तो आप चाहें ये LDC की तैयारी करें, आप स्टेनो की तैयारी करें, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की तैयारी करें, आप डेटा ऑपरेटर की तैयारी करें, सीपीओ की तैयारी करें, ये सब सारी तैयारी करने में मेरा आपसे पर्सनल सजेशन यहाँ पे ये है, आप CGL यानी इसको आप UDC भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको अगर आप प्लान लेके चलते हैं तो बाद बाकी जितने भी प्रिपरेशन हैं, ये LDC की बात करें या CPO की बात करें, ये ऑटोमेटिकली ये सब सारी प्रिपरेशन इसमें समाहित हो जाता है। अब आपके लिए LDC या CPO के लिए अलग से कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, चाहे वो कांस्टेबल की प्रिपरेशन करते हैं या SI की प्रिपरेशन करते हैं, वो अलग से कहीं बैचेज ज्वाइन करते हैं। ये सब एक गलत धारणा है। आप अगर CGL को टारगेट लेके चलते हैं तो आप इस तरह की कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी आप स्मूथली आप कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात यहाँ पे आती है, आखिर प्रिपरेशन कैसे करे जाए। सर मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड हूँ, सर मैं तो मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैंने तो इंग्लिश नहीं पढ़ा है, मैंने GS नहीं पढ़ा है, या मैं तो सिर्फ आज तक मैथ्स से पढ़ा हूँ, सर मेरे GA की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मेरा CGL यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सब सारी बातें जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है, ये सब सारे प्रश्न मैं आपके सामने आज सीक्वेंस में से डिस्कस करने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो CGL के बारे में आपको ये कम से कम पता चल चुका है अभी के इतना टाइम में जो भी मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ, जो आखिर ये पेपर कैसे होते हैं, किस तरीके के पेपर होते हैं। अब देखिए, जैसे स्टेनो हुआ, CPO हुआ, ये सब में बहुत सारे फिजिकल फिटनेस भी खोजे जाते हैं, बहुत सब में स्टेनो भी पूछा जाता है, स्टेनोग्राफर होने चाहिए, बहुत सब में टाइपिंग भी आता है, वगैरह वगैरह जो भी हो।
मेन मुद्दे की बात अगर आप करेंगे तो आज जो मुख्य रूप से हम आपके सामने एसएससी यानी इसको अगर हम बात करेंगे सीजीएल, एसएससी सीजीएल, ये मुद्दा मैं आपके सामने यहां पे डिस्कस करने आया हूं। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको ये बता दें, इसके एग्जामिनेशंस जो है ये 3 चरण में होता है। ये जो आपके पेपर होते हैं ये 3 चरण में होता है। ये इसको बिल्कुल आप सबसे पहले आप कायदे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, खास करके ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है। सिंपल अभी आप जैसा अभी देख रहे हैं, जो रिसेंट में हाल फिलहाल में जिसने ग्रेजुएशन किया है, अब उसके सामने एक प्रश्न आता है व्हाट टू डू वेयर टू गो। तो व्हाट टू डू वेयर टू गो, अगर आपने सीजीएल के बारे में कोई प्लानिंग करी है तो आप एक इस वीडियो के थ्रू आप एक अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं, एक अच्छे प्लानिंग मेकर हो सकते हैं। मैं इस तरीके के वीडियो आपके सामने बैंक के लिए भी लाऊंगा, बैंक में किस प्रकार से प्रिपरेशन करी जाती है, बट आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपके सामने एसएससी के बारे में डिस्कस करने आया हूं। इसी तरीके से मैं आपके सामने बैंकिंग का भी वीडियो आपके सामने ले आऊंगा। बट अब यहाँ पे देख लीजिए एसएससी की बात अगर आप करेंगे तो इसमें जो एग्जामिनेशंस होता है, सबसे पहले एग्जामिनेशंस की बात अगर आप करेंगे तो ये एग्जामिनेशंस 3 चरण में होता है। सबसे पहला चरण जिसको हम कहेंगे प्री, इसके बाद मेंस और इसके बाद होता है डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव की बात अगर आप करेंगे तो आप इसमें जो एग्जामिनेशंस की बात है, अब इस सिलसिले में हम इस चीज को अगर हम समझें तो इसमें जो एग्जामिनेशंस की बात अगर आप करेंगे तो इस सिलसिले में आपके सामने आता है सबसे पहले मैथ की बात अगर आप करेंगे, जो सेक्शन होते हैं आपके सामने कौन कौन सा सेक्शन होता है, मैथ्स। इसके बाद दूसरे सेक्शंस की बात अगर आप करेंगे तो इसमें क्या है, इंग्लिश। और तीसरे सेक्शंस की बात अगर आप करेंगे तो ये क्या है, रीजनिंग। और इसके बाद सेक्शंस की बात अगर आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेक्शन ये हो जाता है जिसको कि हम कहेंगे क्या चीज, जीके कह सकते हैं, इवन आप इसको जीएस भी कह सकते हैं। अब इस चार्ट के थ्रू आप समझ लीजिए, या जो है आपके जो प्री की बात अगर आप करेंगे तो ये प्री का पेपर होता है आपके सामने कितने, 60 मिनट का। और ये मेंस की बात अगर आप करेंगे यानी 2+2 आवर्स यानी 2+2 घंटे का, यानी 4 घंटे का मेंस का पेपर होता है। और डिस्क्रिप्टिव भी 2 आवर्स का होता है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में जो आपके सामने, जैसे इंग्लिश की बात अगर आप करेंगे, इंग्लिश बहुत सारे, हिंदी में भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसमें लेटर राइटिंग आता है वगैरह वगैरह जो भी हो। तो मैथ्स की बात अगर आप करेंगे, मैथ्स से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश की बात अगर आप करेंगे तो इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो इसमें भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। और जीके जीएस में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम प्री की बात अगर आप करेंगे तो यानी 25 क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिख दीजिए 25 क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दीजिए 25 क्वेश्चन और यहाँ पे लिख दीजिए आप 25 क्वेश्चन, यानी इक्वल्स टू हो जाता है 100 क्वेश्चंस इंटू 2। इसका मतलब ये हो गया 200 मार्क्स आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए टाइमिंग कितनी सेट करी जाती है, 60 मिनट। अब मेंस की बात जहां तक करेंगे तो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसका मतलब ये हो गया कितना, 200। अगर हम इंग्लिश की बात अगर आप करेंगे तो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चंस आते हैं 200 इंटू 1। अब इससे कहेंगे सर मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब यहाँ पे ये हुआ, एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स होते हैं। और इस तरीके से 100 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स हो जाता है। और इंग्लिश की बात अगर आप करेंगे तो इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स होता है। तो इस तरीके से 200। और रीजनिंग की बात अगर आप करेंगे और जीके की बात करेंगे तो ये मेंस में आपका साथ छूट जाता है। ये प्रीलिम्स तक क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में होते हैं। अब इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो यानी 200 + 200 यानी कहने का मतलब क्या है, 400, यानी कुल 400 क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आप दे सकते हैं। और इसमें क्वालिफाई करना डिस्क्रिप्टिव में भी अनिवार्य होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है, अच्छे स्कॉलर स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाता है। अगर उसके डिस्क्रिप्टिव ओबीसी कैंडिडेट 447-445 नंबर लेके आ चुका था, बट ये इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाने के कारण उसे फाइनल सिलेक्शंस के लिए वो वंचित हो जाते हैं। तो मैं आज सारे सिस्टम पे यहाँ पे कायदे से डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्टिव के लिए आखिर क्या प्लान करें, आप मेंस के लिए प्लान क्या करें, ये सब सारी बातें मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए
बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये कहने लगता है जो कि सर मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान ने पता नहीं मेरा किस्मत क्या लिख दिया है। मैं ये कहता हूँ ये सब सारी बातें सोचने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे ये सोचें क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर, यानी पहले आप इस चीज को डिजर्व करिए। डिजर्व का मतलब यहाँ पे ये है, जो 60 मिनट में अपने आप से एक सवाल पूछने वाली बात है यहाँ पे ये है, क्या मैथ्स में हमारे ये 20 से 22 क्वेश्चन सही हो रहा है? क्या इंग्लिश की बात अगर आप करेंगे तो इंग्लिश में 10 से 15 मार्क्स हमारे सही हो रहे हैं? क्या रीजनिंग की बात अगर आप करेंगे तो रीजनिंग में हमारे 22 से 23 क्वेश्चन सही हो रहे हैं? अगर हम जीके की बात अगर आप करेंगे तो जीके आसान तो लगता है, बट एक्चुअली क्या है, बहुत बार एग्जामिनेशंस की बात अगर आप करेंगे तो एग्जामिनेशंस में आप गलती करके चले आते हैं, यानी इसको आप जोड़ दीजिए यहाँ पे। क्या अगर आप इसको टोटल ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है जीके में, ये 15 से 17 नंबर जाते जाते स्टूडेंट दम तोड़ देता है। अब देखिए इसको अगर मैं ऐड करूं तो इस चीज को ऐड करने के बाद इसको जोड़ दीजिए, 2 5 2 7 3 10 7 17, 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 77, 2 2 4 5 4 9, 2 1 3 3 2 5 1 6। यानी कहने का मतलब क्या है, ये ओवरऑल ये जो बातें मैं आपके सामने रखा हूं, ये सामने मैं ये रखा हूं, क्या आप हर समय 65 प्लस, यानी कहने का मतलब क्या है 65 क्वेश्चंस ही अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आप कम से कम नहीं भी तो 130 135 के आसपास आप पहुंच जाते हैं। अगर आप 130 135 स्कोर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप एसएससी के लिए एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता मेरिट इतनी ही जाएगी? बच्चों आप इस चीज को आप समझो, एक मैंने आपके सामने सिस्टम बना दिया है, मेरिट तो मान लो 70 71 चला जाएगा, यानी इससे इसके बीच में अगर आप कहीं स्टैंड कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक अच्छे कॉम्पिटिटर आप समझेंगे, अदरवाइज ये लक आपको फेवर यहां पे नहीं करेगा। लक बच्चे एक चीज याद रखना, लक उसी को साथ देता है जो मेहनत करता है, यानी आप अपने आप को पहले इस लेवल पे आके पहुंचाइए। और कभी भी आप ये ना सोचिए जो कि सर मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरे इतने मार्क्स हो रहे हैं, मेरे 1 नंबर के लिए छूट जा रहा है, मेरे 2 नंबर के लिए छूट जा रहा है, ठीक है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई एक एग्जामिनेशन देके आते हैं, उसका रिजल्ट जब आ जाता है तो उसको एनालिसिस करिए, चूक कहां रह गई, कमी कहां रह गई, ठीक है। तो उसके थ्रू ये जो वीडियो है आपको इसमें बहुत एक अच्छे सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में आपको हेल्प कर सकता है। और मेरा यहाँ पे पूरा विश्वास है, अगर कोई भी कैंडिडेट 20 से 22 क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे ये करने का औकात रखता है, तो इसका मतलब मैथ्स की बात अगर आप करेंगे तो मैथ्स में भी वो, अब आप कहेंगे सर मेंस की बात अगर आप करेंगे तो मेंस में हम कितना स्कोर लेके चलें? तो मेंस में जो स्कोर लेने की बात अगर आप करेंगे तो अब देखिए मेंस की बात अगर आप करेंगे तो आपके सामने 2 ही सब्जेक्ट है, एक मैथ हो गया, एक इंग्लिश हो गया। तो मैथ और इंग्लिश में मैथ्स की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस 100 इंटू 2 यानी 200 में आपको 100 क्वेश्चन में से कम नहीं भी तो 75 से 80 के बीच में आपको स्कोर करना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको हर हाल में मैथ से 160 नंबर लेके आने होंगे। ये मैथ्स की स्कोर हो गई। और इंग्लिश की बात अगर आप करेंगे तो इंग्लिश में आप 200 में से कम नहीं भी तो 155 आपको सही करने होंगे। 5 6 5 11 1 1 315। और 315 की बात अगर आप करेंगे तो ये 315 हो गया, यहाँ पे 315 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 135 ही जोड़ लेता हूं तो 5 5 10 1 1 2 5 और 3 1 4। यानी कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा एक अच्छा आप स्ट्रेटजी बनाइए। 450 प्लस अगर आपके मार्क्स हो रहे हैं तो आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, आप एक दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आप ये ना सोचे जो कि आप कितने सालों से तैयारी करें। यहाँ पे मैंने जैसे मैथ्स की बात अगर आप करेंगे तो मैथ्स में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मुझ से सुना है जो कि सर ये मुझे बहुत कठिन लगता है। अब क्वेश्चन कैट लेवल का आता है, मैट लेवल का आता है, रेट लेवल का आता है। बेटा ये लेवल की बात अगर आप करेंगे तो ये तो बाद की बात ना, पहले जो भी आपके संसाधन है कॉम्पिटिटिव, जो भी बुक्स आप मैथ्स की अगर आप देखते हैं तो उसके मैथ्स के कोई भी आप इनिशियल स्टेज का आप बुक उठा लीजिए और उस किताब की बात अगर आप करेंगे उसको 5 to 7 टाइम्स कम से कम आप देखिए और एक एक क्वेश्चंस को आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए। जो उस क्वेश्चंस में
हम किस तरह के क्वेश्चंस हमसे इजीली लग जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चंस हमसे इजीली नहीं लग पा रहा है। ठीक है, जब आप लगा लेते हो तो आपको कम से कम 3-4 राइटर की किताब लगाने के बाद आप ये चीज़ अनुभव कर पाएंगे क्या, जो कि मैथ्स की लेवल अब कहाँ है। बच्चे, अगर जो भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या पीजी का सब्जेक्ट आपको नहीं रहा है, तो आगे जब आप बढ़ेंगे किसी भी कंपटीशन में, ऑब्वियसली सी बात है वो चीज़ आपको कठिन लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है जो कि हम तैयारी करना छोड़ दें, हम प्रिपरेशन करना छोड़ दें, ये तो स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो सब्जेक्ट है और कंपटीशन में है और मुझे एक नौकरी दिला सकती है, तो आप बिल्कुल बेसिक से उठा के लेके चलें। अगर हो सके तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन है, क्या जो कम से कम नहीं भी तो 8 से यानी क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक के आपके मैथ्स के क्वेश्चंस जो भी है, जो भी बुक्स हैं, आप उसको परचेज करके आप सीक्वेंस में अगर आप लगा दें तो आप मैथ से एक अच्छे प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। मैं कहता हूं आप किसी की ट्रिक आप देखते रहिए, आप उसके पीछे आप भागते रहिए। वो टीचर को आता है, टीचर को इसलिए आता है क्योंकि टीचर ने क्या किया है, उसके पीछे मेहनत किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट मैथ्स में वो ट्रिक के पीछे भागना शुरू कर देता है। बेटा, ट्रिक तो उनके लिए है ना जिसका कि बेसिक कंसेप्ट है। आपको पता है जो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज लॉस कैसे निकाली जाती है, इसका बेस कॉस्ट प्राइस होता है। ये बेसिक्स बातें आपके जब क्लियर होंगे तब आप किसी ट्रिक के पीछे भागेंगे। अब रही बात इंग्लिश की बात, अगर आप करेंगे आपके सामने इंग्लिश की चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे ये कहेंगे, आप किसी भी टीचर से आप पढ़े या ना पढ़े, आपको सबसे पहले एक इंग्लिश न्यूज़पेपर से आपको दोस्ती करनी होगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप कायदे से पढ़ें और हो सके तो उसके वर्ड स्पेलिंग की बात अगर आप करेंगे तो उसको आप नोट करके जो जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं आता है आप एक रजिस्टर बना लीजिए और कायदे से इसकी आप प्लानिंग करिए। तो आप देखेंगे ये 6 महीने के ड्यूरेशन में आपके पास कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 हज़ार आपके वर्ड के स्टॉक आ जाएंगे और आप क्वेश्चंस इजीली इंग्लिश आपको आसान लगने लगेगा। मेंस का भी पेपर मैंने देखा है, प्रीलिम्स का भी पेपर मैंने देखा है। बहुत बार इंग्लिश में ऐसा कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो कि आपको बैठ के रट्टा मारने की जरूरत है। आपको थोड़ी अगर समझ में आता है, सेंटेंस अगर आप पढ़ जाते हैं और सेंटेंस में बार बार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हमसे ये हैबिचुअल हम हो जाते हैं जो पर्टिकुलर इस वर्ड के साथ में ये प्रीपोजिशन यूज होता है, तो इसलिए ये कंपलसरी है। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर के बगैर आप रीजनिंग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। कोई नॉमिनल बुक आप ले लीजिए, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये चीज़ आपको है। अब रीजनिंग की बात जहां तक अगर हम करेंगे तो रीजनिंग में आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोशिश यहाँ पे ये कर रहा हूं क्या एक सीक्वेंस में अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को बार बार डालते हुए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उसके 10-10, 15-15 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करते हुए मैं आपके सामने यहाँ पे रखते चले जाऊँगा। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो वह हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस सिलसिले में आगे बढ़ाने के लिए जैसे एसएससी में बहुत सारे लोग 1.5 से अगर आप कम से कम नहीं भी तो फाइनल सिलेक्शन लेते लेते 1 से 1.5 महीना लग जाता है। ठीक है, 1 से 1.5 साल अगर आप अच्छे प्लानिंग यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे देखा है जो एसएससी की वो प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं 10 दिन उसने पढ़ा, 1 महीना उसने कायदे से पढ़ा और इसके बाद फिर वो किसी टूर में चला गया, कहीं उसकी स्टडी ब्रेक हो गई, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। बच्चों, अगर आप एसएससी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो एक कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। अगर आप कंटिन्यूड नहीं है, आप जोश में आके 1.5 महीना 2 महीना आपने सही पढ़ाई करी, फिर आपके जोश कहीं ना कहीं ढीले हो जाते हैं, तो इसके लिए आप एक कंटिन्यूटी होने के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। जैसे छोटा छोटा टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। घर में जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने के लिए एक जो सीटिंग आपकी होनी चाहिए ये 2.5 घंटे की होनी चाहिए, आवर्स की होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक वो रटा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ते चला जा रहा है। ये करने की जरूरत नहीं है। 2.5 घंटे का एक आप छोटा छोटा एक शिफ्ट मारिए और इस 2.5 घंटे में आप कंसंट्रेट करिए। हो सके तो मोबाइल थोड़ा सा स्विच ऑफ करके आप रखो। ठीक है, पता चला क्या एक मोबाइल में ट्वीन आया या उसमें कोई एक मैसेज आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, आप देखने लगे, आप कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तो ये जरूरी है जो कि आप जब भी आप पढ़ाई करते हैं उसके बीच में इस तरह के कोई भी इंटरटेनिंग साधन जो भी होता है उसको थोड़ा सा आप ब्रेक करके आप रखें। ठीक है, तो 2.5 घंटे का एक शिफ्ट मारें और कभी भी जैसे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटा 10 घंटा वो पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने का मतलब ये है। और चारों सब्जेक्ट की बात अगर आप करेंगे उसके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब आप हमसे कहेंगे सर ये कोचिंग क्लासेस कहीं ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बच्चों, कोचिंग क्लासेस की बात अगर आप करेंगे तो वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए इतना ही बेनिफिशियल होता है
जो उसके पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक में उसके टाइम को सेव करता है, जिससे सपोज करिए उसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है, तो टीचर उसको आपको कंसेप्ट समझा दिया, 10 क्वेश्चंस करा के बता दिया, बट आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट अगर आप चले जाएंगे, हिंदुस्तान के जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है आप पढ़ने चले जाएंगे, अगर आप घर में उस कंसर्निंग टॉपिक से अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो कोचिंग जाना भी बेकार है। 80 to 90% स्टूडेंट की बात अगर आप करेंगे तो मैंने उसको यही देखा है, वो कोचिंग जाते हैं लेकिन जो एफर्ट लगाना चाहिए वो एफर्ट नहीं, बाद में वो एक कमेंट करना शुरू कर देता है जो ये टीचर बेकार है, ये कोचिंग बेकार है। ये सब फालतू चीज़ों में आपको एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे कॉम्पिटिटर बनिए और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, क्योंकि आप जब वीडियो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे इस चैनल को, तो हम और भी आपके सामने नए नए वीडियो लाके, क्योंकि एक जोश आता है, एक एनर्जी हमारे सामने मिलती है, एक टॉनिक का काम करता है वो आपके जो सब्सक्राइब होते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।